नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स और उसके फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, साथ ही साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड बना था और वो ट्रेड अभी कौन-सा लेवल में चल रहा है और क्या सही में वो टारगेट के लिए तैयार हुआ है? क्या वो स्टॉप लॉस देने वाला है? सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है सीडीएसएल। तो देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं एक सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी है, इस सेक्टर में दो अलग अलग कंपनीज है। एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में बात करूं, अगर आप कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि वो ऑप्शन आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है, वो भी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल इस दोनों के माध्यम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आपका डीमेट का जो शेयर है वो आपको ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट यही है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल जब से स्टार्ट हुआ, जब ने सेबी ने इस तरीके से राय दिया कि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी खुद के पास में क्लाइंट का मतलब कस्टमर का शेयर रखेंगे नहीं। मान के चलिए आपने 5,000 क्वांटिटी खरीदारी की है किसी कंपनी के, तो वो पैसा किसके पास डायरेक्टली जा रहा है? कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग के पास। तो वो स्टॉक ब्रोकिंग क्या कर रहा है? उस पैसे को मतलब आपका जो शेयर है उसको किसी के पास गिरवी रखकर, मतलब किसी के पास गिरवी रखकर वो क्या कर रहा है? पैसा उठा रहा था। उस पैसे से वो खुद अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर मान के चलिए वो पैसा उठाए गिरवी रखकर और वो खुद लॉसेस में चला गया, तो आपका तो शेयर गया। तो इसीलिए सेबी ने एक नया पॉलिसी चालू किया कि जितने सारे लोगों का डीमैट अकाउंट में जो शेयर है, तो मान के चलिए आज आपने कुछ शेयर को खरीदारी किए और 1 दिन के बाद आपका डीमैट अकाउंट में, आज के बाद आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डीमैट अकाउंट में जब ट्रांसफर हो जाएगा, वो डीमैट अकाउंट कंपनी के पास, कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के पास नहीं रहेगा। वो डायरेक्टली शेयर का किसके पास चला जाएगा? सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास ही सारे शेयर चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको अभी से फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि जितने शेयर्स लोग फ्यूचर में खरीदारी करेंगे वो डायरेक्टली इस दोनों कंपनी का फायदा मिलेगा। तो अभी तक एनएसडीएल तो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सीडीएसएल ही एक चांस, एक बड़ी सी कंपनी है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 41% के आसपास इसका पी रेशियो है। और कंपनी का आरओसी आरओई के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बेस्ट तरीके से बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी के डेप्थ जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 15 के आसपास है, एनुअली इनकम अच्छा खासा है, फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो इस कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है जैसे कैश फ्लो पॉजिटिव है, और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वार्टरली जो रिजल्ट है इस कंपनी का, तो वो रिजल्ट कुछ शानदार तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। रिप्रेजेंट मतलब कंपनी अच्छी तरीके से रिजल्ट किया। ऐसे नहीं कि गलत डाटा यहाँ पे दिखा दिया, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि सेबी के पास सारे डेटा जमा होने के बाद ही वही डेटा यहाँ पे दिखा जाता है। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज वो क्या करते हैं, वो खुद का मतलब डेटा बनाकर, मतलब प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं, सेल्स कुछ उतना हुआ नहीं, वो उस तरीके से डेटा को जमा कर देते हैं। बाद में अगर सही में सेबी ने उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया तो वो कंपनी बर्बाद हो सकते हैं। तो इतने बड़े कंपनी ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास लाखों करोड़ों का शेयर जो है वो अभी मतलब इसी के पास है। इस कंपनी गड़बड़ी करेगा तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो किया, इस बार हाईएस्ट नेट नेट प्रॉफिट को दिखाया, और जिसके चलते कंपनी का बैलेंस शीट भी मेंटेन हुआ। जैसे कंपनी का हाईएस्ट रिजर्व है, कर्जा तो जीरो डेप्थ है, और कंपनी ने फिक्स एसेट को भी इस बार हाईएस्ट इंक्रीज किया। और मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का CWIP, इस बार कंपनी कुछ बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसे को वो प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं। करीबन 175 करोड़ के आसपास कंपनी प्रोसेसिंग में लगा के रखे है। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली ऐड किस में हो जाएगा? फिक्स एसेट में। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में इसका फिक्स एसेट बढ़ने वाला है। और फिक्स एसेट कितना बढ़ेगा? 125 के साथ 175 अगर आप ऐड करेंगे तो मतलब आपको यहाँ पे क्या आएगा? आपको आएगा 300 करोड़। तो 300 करोड़ फिक्स एसेट नेक्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं, तो कैश फ्लो भी कंपनीज के मेंटेन्स हो रहा है।
और मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर क्या है। देखिए, मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ, जब कंपनी नीचे साइड में था, मैं आपको बार-बार वीडियो बना के यही बता रहा था कि यही बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है आपको अच्छा खासा धमाका दिखाने का, मतलब धमाका मिलने का। तो देखिए कंटिन्यूअसली आपने शायद खरीदारी नहीं की है, मेरी बात को शायद आपने डाल दिया है कि चलो कहीं क्या बता रहा है कि ऐसे में क्या होगा, ऐसे सोचकर आपने एंट्री नहीं लिया, कोई बात नहीं, ये आपकी राय है, मेरा राय नहीं है। मैं तो कहाँ पे एंट्री लिया हूँ और किस तरीके से मैंने एवरेज किया वो भी मैं आपको बताया, और एवरेज क्यों किया वो भी मैं आपको बताया। चलो फिर भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। एक भी आपको मान में ऐसे दिखा क्या कि उन्होंने सेल किया? सेल का मतलब देखिए बाई के अंदर ही सेल है, तो सेल की जितनी परसेंटेज है उससे कई गुना ज्यादा बाइंग के परसेंटेज है, जिसके चलते है अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग्स देखने को मिला। और इसी के चलते इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब शेयर में यहाँ पे 22% का एक पॉजिटिव गेन दिखाया, जो कंटिन्यूअसली बाइंग टेंट है, कंटिन्यूअसली बाइंग एंटी लेवल था, तो मैं इंतजार कर रहा था कभी भी मौका मिले तो मैं एंटी लूंगा, तो मैंने एंटी एक्चुअली यहाँ पे ले लिया। एंटी लेने के बाद और भी गिरा, तो मैंने फिर से यहाँ पे इस जगह पे फिर से एवरेज किया और 10% का गेन मुझे यहाँ पे मिला। तो 10% गेन मिलने के बाद मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो एंटी मिला लिया था वो एंटी तो टारगेट अभी तक नहीं हुआ। तो टारगेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट होगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि 200 डेज की ये में भी ऊपर के भी चल रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है हायर चांसेस जाने का। जब कंपनी का हर पैरामीटर्स ठीक ठाक है तो उसमें डरने का कोई बात नहीं होता। तो फिर भी अगर लॉसेस हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे एक दो कंपनी में हो सकता है, ऐसे नहीं कि 10 में से 10 ही कंपनी में ऐसे होगा। 10 में आपको एक कंपनी शायद ऐसे मिलेगा कि हर पैरामीटर्स ठीक होने के बाद में भी आपको लॉसेस दिया। लॉसेस मतलब आपने जो एंटी लिया उस एंटी लेवल से नीचे आ गया। तो नेक्स्ट जो कंपनी आपके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलने तो भूल गया, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर शेयर नीचे आया है कि मैं एंटी लूँ। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एंटी जब बन रहा था तब तो मैं आपको चीख चीख कर यही बता रहा था कि आप स्टडी करिए, इस जगह पे स्टडी करके काम करने के लिए सोचिए। तब शायद आपने वो वीडियो देखे नहीं, तो आज अगर देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर 50% से ज्यादा प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिल चुका है तो वहाँ पे एंट्री लेना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्री लेंगे आप, यहाँ से अगर गिर गया तो आपको बड़ा लॉसेस होने का चांसेस है। तो प्लीज आप इस अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करिए, कभी भी नेक्स्ट मौका मिले तो उसके ऊपर जरूर आप काम करिए। और मेरे वीडियो कंटिन्यूसली देखिए, मैं किसी भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होते हैं, किसी भी ट्रेड बनता है तो वो मैं आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्री। 1984 से कंपनी स्टार्ट हुआ और कंपनी केमिकल के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया। और केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था कोविड के सिचुएशन के बाद। तो कोविड में कंपनी 2020 में इस डेटा को देखेंगे तो एक शानदार सा एक जर्नी देखने को मिला था। और इस शानदार सा जर्नी होने के बाद जो यूरोप और इस यूएस में जो रिसेशन स्टार्ट हुआ, जो इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला, उस टाइम में कंपनी का हालत खराब हुआ। हालत खराब का मतलब क्या है? इस सेक्टर में जो केमिकल सेक्टर है, स्पेशलिटी केमिकल, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, सॉरी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, इस दोनों में क्या हुआ, एक वीकनेस देखने को मिला। इस दोनों में ही सेल डाउन हो चुके थे। और मार्केट कैप के हिसाब से 16,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 34 के आसपास है। आर ओ सी आर ओ ई 10.4% के आसपास है। और आर भी देखिए 11% के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ, कंपनी के बिजनेस मॉडल्स तो ठीक ठाक ही चल रहा है। कंपनी का कर्जा है, थोड़ा सा कर्जा है, ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं है, हाथ में इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी देखिए सेल्स में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। उसके कारण तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि इसका जो बिजनेस है उस बिजनेस में स्लो डाउन है। सिर्फ इसी का बिजनेस में नहीं, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के ऊपर ही स्लो डाउन है। हर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो उसका सेल डाउन है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो पीडीलाइट हो, कोई भी कंपनी इसको चूज कर लीजिए। तो इस कंपनी का प्रॉफिट रेशियो डाउन हुआ और उसी के चलते है कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न भी एक इम्पेक्ट आया। अगर इस कंपनी के में इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ छोटा मोटा स्टेक बेचा और उसके बाद बाइंग भी किया। लगातार फरवरी से अप्रैल मंथ तक बाई किया गया। उसके बाद मई मंथ में सेल किया, जून में बाई किया और जुलाई में फिर से सेल किया। और इसी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल ऑफ कर रहा है। तो मैं आपको दो लेवल्स मेंशन करके दिया। अगर 450 लेवल्स को टूटता है, मतलब इस लेवल को तोड़ता है,
तो 336 इस लेवल तक आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी जल्दबाजी करके एंट्री मत ले लेना। मेरे हिसाब से और भी करेक्शन होने का चांसेस है। जिस तरीके से सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे जो कोविड के जो लेवल था, उस लेवल तक आने का चांसेस है। क्योंकि इस सेक्टर में अभी तक कोई भी पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को नहीं मिला, तो करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से ज़रूर स्टडी करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एलआईसी। तो एलआईसी के बारे में बात करूँ, तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ऐसे लेनी है। कंपनी के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। आरओसी आरओई का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। और उसके साथ साथ कंपनी पी रेशियो एकदम रिजनेबल में आ गया। और उसके साथ कंपनी का देखिए, इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी कंपनी के पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। एनुअली इनकम बहुत तगड़ा है और डेप्थ एकदम ज़ीरो है। तो जब हर पैरामीटर पॉजिटिव है, तो उस कंपनी में डरने वाला कौन-सा बात है? तो हाँ, आप कह सकते हैं सर, तो कंपनी में ऐसे क्या हुआ था, जिसके लिए जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर गिरा था? देखिए, उसके लिए बहुत कारणस थे। वो कारणस मैंने आपको इन डेप्थ एक वीडियो बना के दिया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर चेकआउट करिए एलआईसी, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी आज तक की जितने सारे सेल्स थे, वो सेल्स के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया। और हाँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा सेल्स किया और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल में सिर्फ 1100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार कितना, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब जो जर्नी यहाँ पे कंपनी दिखाया ना, वो देखने वाला है। और मतलब इसी तरीके से जर्नी किया तो कंपनी का शेयर क्या भागेंगे नहीं, क्या चुप बैठेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए शेयर लगातार लगातार भागते जा रहा है। उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ते जा रहा है। अगर यही चीज़ मैं आपको बैलेंस शीट में भी दिखा दूँ, तो एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट कहाँ से कहाँ आ गया। 2,400 करोड़ से सिर्फ के सिर्फ 7 सालों में कंपनी 20,000 तक पहुँच चुके हैं। तो कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी के रिज़र्व देखिए, जो 2017 में 500 करोड़ था, सिर्फ के सिर्फ 500 करोड़, आज वो बढ़ के हो चुके कितना, 39,000 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी में हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल किस लेवल में हो सकता है, आप सोचिए। तो मैं तो एलआईसी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर शायद आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं दिखे, क्योंकि ओपोमोटा ने 96% का होल्डिंग रखा है। हाँ, एक वीकनेस जरूर है कि कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ओएफएस आएगा तब इस कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि ओएफएस के माध्यम से बहुत ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा, करीबन 20%, 21% के आसपास शेयर को बेचना पड़ेगा। तो 21% स्टेक बेचेंगे तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। क्रैश मतलब प्राइस एडजस्टमेंट होगा, उस हिसाब से जो लोग ऊपर लेवल में बाय करके रखे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि ओएफएस जब आएगा तो कंपनी डिस्काउंट में माल बेचेंगे। तो कंपनीज के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना है चार्ट पैटर्न में। तो एक दो दिन में कंपनी के ऊपर क्या हो रहा था आप देखेंगे, तो कंपनी के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दो दो दिन में देखने को मिला। आप कहेंगे सर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। तो बाइंग किया जा रहा है ये तो आपको पता है, तो क्यों बाइंग किया जा रहा है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ अपडेट्स मैं आपको लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं रिलायंस जियो, रिलायंस का जियो का जो फाइनेंस कंपनी है, रिलायंस जियो फाइनेंस कंपनी, इस कंपनी 2 दिन पहले उस मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। और इसको रिलायंस ने डीमर्ज किया और मार्केट में लिस्टिंग भी कराया। और वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस कंपनी के ऊपर रिलायंस ने क्या किया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। अगर इसको देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे बताया गया एल आई सी एक्वायर 6.66% स्टेक इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू द डीमर्जर प्रोसेस। तो जब डीमर्ज किया गया तब एल ने क्या किया, स्टेक को खरीदारी की। कितना, 6.66%। बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, करीबन 10 करोड़ से, सॉरी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सोचिए इतना बड़ा अमाउंट, वो स्टेक किसने खरीदारी की है, एल ने। तो मेरे हिसाब से इसके कारण ही एल में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी अब डिटेल्स दिया गया है, वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो जिस कंपनी को खरीदारी किया गया वो कंपनी का हालत क्या है, अगर देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे ये भी कमेंट किया गया था, सर जियो फाइनेंस सर्विसेज कंपनी के ऊपर लगातार लगातार लिस्टिंग होने के बाद गिर क्यों रहा है?
तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट एक फ़ायदा देने के लिए इस तरीके से परफ़ॉर्मेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इस रिलायंस के जितने सारे इन्वेस्टर थे, जो लोग रिलायंस के ऊपर एज़ ए म्यूचुअल फंड कंपनी रिलायंस के ऊपर बहुत सारे निवेश करके रखे थे। जो क्या किया रिलायंस ने क्या किया जियो फाइनेंस को क्या किया डीमर्ज किया गया। तो रिलायंस के पास मान के चलिए आपके पास 1 शेयर था, तो उसके बदले जियो फाइनेंस का 1 शेयर मिल गया। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो मतलब निफ्टी 50 में म्यूचुअल फंड कंपनी था, जो मतलब एक्टिव मतलब सॉरी पैसिव फंड था, वो पैसिव फंड में जितने और ईटीएफ फंड जो था, ईटीएफ फंड जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास थे, तो वो रिलायंस के ऊपर ही तो निवेश करके रखेंगे। तो उसका तो एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब जो जियो फाइनेंस है, उसके ऊपर उसका निवेश नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, जियो फाइनेंस का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा जो शेयर मिला, उसको वो सेल करते जा रहे हैं। क्योंकि वो नहीं रख सकते उसको, तो इसलिए उसको सेल करना पड़ेगा। तो इसी के कारण की वजह से लगातार लोअर सर्किट हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। मैं आपको इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बना के ज़रूर दूँगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना और हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल गया। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 1600 के आसपास चलने वाला कंपनी से 1600 प्राइस के आसपास। तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया, वो है बोनस और स्प्लिट का। तो बोनस कंपनी कुछ दिनों पहले दिया था, स्प्लिट कंपनी फिर से एक बार देने वाला है 1 सितंबर में और हर 10 शेयर में आपको सॉरी 10 शेयर के फेस वैल्यू ₹5 में होने वाले हैं। तो इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिलेगा। तो प्लीज़ स्टडी करके ही सारे कंपनीज़ के ऊपर काम करना। मेरा काम था आपको सारे चीज़ बताना, समझाना, बाकी आप एनालिसिस करके ही काम करना। मेरा कोई टिप्स देने का मकसद नहीं था, मेरा कोई टिक्स मतलब कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। मेरा काम था आपको सारी चीज़ दिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्य